और ग्यू और तांजीरो यहाँ पर मुजान की तलाश में भटक रहे थे, जिसके चलते तांजीरो सोचने लगता है आखिर अभी तक हम लोगों को कोई अपर मून क्यों नहीं मिला। लेकिन अब अचानक से तांजीरो को काफी ज्यादा पावर लेवल सेंस होने लगती है और छत तोड़ने के साथ ही इन लोगों के सामने अपर मून 3 अकाजा खड़ा हुआ था। अकाजा और तांजीरो एक दूसरे को पहचान लेते हैं क्योंकि ये दोनों अभी तक एक दूसरे का चेहरा नहीं भूले। और दूसरी तरफ मुजान खुद को एक फ्लैश के खून के अंदर कैद कर लेता है ताकि वो तमायु की मेडिसिन को डिसॉल्व कर सके, और तमायु भी उसके साथ उसी जगह पर फंसी हुई थी, जिसके चलते मुजान उसे भी एब्जॉर्ब करने लगता है। और मास्टर के बच्चे इन्फिनिटी कैसल का पूरा मैप बना रहे थे और मास्टर की बेटियां उन्हें याद करने के साथ ही रोने लगती है, लेकिन कीरिया इन दोनों को ही हौसला देने के साथ कहने लगता है रोने की जरूरत नहीं है, हम लोग जरूर जीतेंगे। और यहाँ पर टेंगन और रेनगोकू के पिता इन लोगों की रक्षा कर रहे थे। टेंगन इन लोगों की तारीफ करते हुए कहने लगता है मास्टर के बच्चे काफी ज्यादा छोटे हैं लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और उरुगुडा की भी नेजुको की यहाँ पर रक्षा कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नेजुको को तमायु की बनाई हुई दवाई दे दी थी ताकि नेजुको एक डीमन से इंसान में तब्दील हो जाए, लेकिन उस दवाई को लेने के साथ ही नेजुको की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये चीज देख ओरुकुडा की सोचने लगते हैं अगर ये इंसान में तब्दील हो गई तो मुजान का धूप में चलने का सपना सपना ही रह जाएगा। तांजीरो, नेजुको, तुम दोनों हार मत मानना। और यहाँ इन्फिनिटी कैसल के अंदर तांजीरो और ग्यू अकाजा से लड़ाई कर रहे थे और अचानक से तांजीरो हिनोका निकागुरा का फायर व्हील यूज करता है, जिसके चलते अब अकाजा का हाथ कट चुका था। लेकिन अचानक से अकाजा अपने हाथ को रीजनरेट करने के साथ ही तांजीरो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते तांजीरो हिनोका निकागुरा का मॉक्सन अटैक यूज करता है। और अब तांजीरो के इस अटैक से अकाजा का सर जरा सा कट चुका था और तांजीरो की ये नई एबिलिटीज देखने के साथ ही अकाजा और ग्यू दोनों ही चौंक चुके थे, जिसके चलते ग्यू अब मन में सोचने लगता है तांजीरो अब एक हाशिरा लेवल तक पहुंच चुका है, जिसके चलते ग्यू अपनी पहली मीटिंग तांजीरो के साथ याद करने लगता है। तांजीरो उस दिन से काफी ज्यादा आगे पहुंच चुका है, न ही अब वो कमजोर है न ही वो अब हारेगा। और अकाजा भी यहाँ पर तांजीरो की तारीफ करते हुए कहने लगता है मैं अब रेनगोकू की बात पर हामी भरता हूँ कि तुम अब कमजोर नहीं रहे। जिसके चलते अकाजा टेक्निक डेवलपमेंट यूज करने के साथ ही इन दोनों से लड़ाई करने को तैयार था। और अब ग्यू भी यहाँ पर अकाजा के ऊपर अटैक करने लगता है। ग्यू ने यहाँ पर वाटर ब्रीदिंग की थर्ड फॉर्म का यूज किया था, जिसे देख अकाजा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अकाजा कहने लगता है पिछले 50 सालों से मैंने किसी वाटर हाशिया का सामना नहीं किया। और अब अकाजा ग्यू के ऊपर डिस्ट्रक्टिव डेथ के साथ अटैक करता है और ग्यू इसे रोकने के लिए वाटर ब्रीदिंग की 11 फॉर्म का यूज करता है। और अकाजा इस फॉर्म को देखने के साथ ही हैरान रह जाता है क्योंकि जिस डीमन स्लेयर के साथ अकाजा ने लड़ाई करी थी उसे ये फॉर्म नहीं आती थी। और तांजीरो अचानक से हिनोका निकागुरा का रीचिंग सन अटैक यूज करता है, लेकिन अकाजा वहां से अचानक से गायब हो जाता है और तांजीरो के पीछे आ जाता है। अकाजा तांजीरो की खोपड़ी उड़ाने ही वाला था, लेकिन ग्यू सही समय पर वाटर व्हील का यूज करने के साथ ही तांजीरो को बचा लेता है। लेकिन अचानक से अकाजा अपनी बॉडी हील कर लेता है और ग्यू अब फिर से अकाजा से लड़ाई के अंदर बिजी हो चुका था। और तांजीरो भी फ्लेम लार्ज की मदद से अकाजा पर अटैक कर देता है, लेकिन अकाजा फिर से डिस्ट्रक्टिव डेथ का यूज करने के साथ ही तांजीरो को घायल कर देता है, जिसके चलते वो तांजीरो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर ग्यू आ जाता है और तांजीरो को बचा लेता है, जिसके चलते अकाजा ग्यू की तारीफ करते हुए कहने लगता है मुझे तुम्हारी तलवारबाजी काफी ज्यादा पसंद आई, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन ग्यू अब अकाजा को अपना नाम नहीं बताता। अच्छा तो तुम्हें बात करना पसंद नहीं, लेकिन मुझे तो बात करना बहुत ज्यादा पसंद है। और अकाजा फिर से डिस्ट्रक्टिव डेथ की मदद से ग्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से ग्यू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और तांजीरो चिल्लाते हुए कहने लगता है क्यों, क्या आप ठीक है? और तभी अकाजा कहने लगता है क्यों, तो अच्छा ये उसका नाम है। और तांजीरो फिर से अकाजा के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, लेकिन अकाजा भी अब उसे काउंटर करने लगता है। और अकाजा का ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसमें तांजीरो कमजोर पड़ता जा रहा था और आखिर में तांजीरो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अकाजा अब तांजीरो की तारीफ करते हुए कहने लगता है तुमने इस लेवल तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। अच्छा हुआ मैंने उस रात रेनगोकू को मार दिया, वो बेवकूफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। और तांजीरो गुस्सा करते हुए कहने लगता है अपनी ये बकवास बंद करो। और अकाजा कहता है मैं तो तुम्हारी और तुम्हारे रेनगोकू की तारीफ कर रहा था, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मुझे उन लोगों से काफी ज्यादा तकलीफ है जो कि काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। छोटे बच्चे भी कमजोर होते हैं, हमें उन्हें मार देना चाहिए। जिस पर तांजीरो कहने लगता है जब तुम छोटे होगे तो तुम्हारी भी किसी न किसी ने रक्षा करी होगी। जो ताकतवर होते हैं उन्हें कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि एक कमजोर फिर से स्ट्रॉन्ग बने और बाकी के लोगों की रक्षा कर सके। और ये बात सुनने के साथ ही अकाजा को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। अकाजा को तांजीरो की बातों से काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, जिसके चलते अकाजा अपने कंधे पर एक हाथ फील करता है और उससे आवाज आने लगती है शुरुआत में कोई भी कुछ भी करता है तो वो उस चीज के अंदर बच्चा होता है। एक बच्चा अपने आसपास के लोगों से सीखता है और जिंदगी में आगे बढ़ता है। तुम्हें अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें अपने आप से मुकाबला करना है ताकि तुम आगे बढ़ सको। जिसके चलते अकाजा उस हाथ को वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अकाजा को मालूम चलता है कि उस जगह पर कोई हाथ था ही नहीं। और तांजीरो भी यहाँ पर मन में सोचने लगता है ये अकाजा अपना हाथ हवा में ऐसे ही क्यों चलाने लगा?
जिसके चलते अकाजा तांजीरो के ऊपर डिस्ट्रक्टिव डेथ की मदद से अटैक कर देता है और तांजीरो भी यहाँ पर उस अटैक से बाल बाल बचता है। और यहाँ तांजीरो मन में सोचने लगता है, इसकी स्पीड तो गजब की है, अगर जरा सी और देर हो जाती तो मैं मारा जाता। मुझे कुछ भी कर इसे जल्द से जल्द हराना ही होगा। और इससे पहले कि तांजीरो अपने आप को संभाल पाता, अकाजा उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है, जिसके चलते अब तांजीरो फिर से सोचने लगता है, इसके सभी अटैक मेरे वाइटल ऑर्गन्स पर ही टारगेट कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसा कि मेरा शरीर इसके अटैक्स को अपनी तरफ खींच रहा हो। आखिर ये ऐसा कर कैसे पा रहा है? और अकाजा उसके ऊपर फिर से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और अब तांजीरो भी अकाजा के ऊपर हिनोका नी कागुरा का सोलर हीट हेज अटैक करता है। और इस बार तांजीरो ने अकाजा की गर्दन जरा सी काट दी थी, जिसके चलते सीन शिफ्ट होता है और हमें रेनगोकू का छोटा भाई दिखाया जाता है और वो यहाँ पर गॉड से प्रे कर रहा था। और हम लोगों को मालूम चलता है कि उसने तांजीरो के लिए एक लेटर भेजा था। इस लेटर के अंदर फ्लेम हाशिरा और यूरिची से रिलेटेड बातें थी और यूरिची ने फ्लेम हाशिरा को एक ऐसी बात बताई थी जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया था। ये लेटर रेनगोकू के छोटे भाई को एक किताब के अंदर से मिला था और वो लेटर तांजीरो के पास एक कासुकागी क्रो लेकर आ रहा था, लेकिन वो क्रो वहाँ पर पहुँच पाता उससे पहले ही अकाजा और तांजीरो की लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से वो क्रो तांजीरो को वो लेटर नहीं दे पाता। और हम लोग देखते हैं कि अकाजा ने यहाँ पर तांजीरो की स्वॉर्ड ही पकड़ ली थी। तांजीरो यहाँ पर अपना पूरा दम लगाने लगता है, लेकिन वो अकाजा से अपनी तलवार नहीं छुड़ा पाता। लेकिन तभी वहाँ पर ग्यू आ जाता है जो कि अकाजा का हाथ ही काट देता है, जिसके चलते ग्यू अपने मन में सोचने लगता है, मुझे काफी लंबे समय बाद एक वर्दी ओपोनेंट मिला है और इस डीमन से लड़ने में मुझे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। और अचानक से ग्यू यहाँ पर अपना डीमन स्लेयर मार्क मैनिफेस्ट कर लेता है, जिसके चलते ग्यू और अकाजा दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक्स करने लगते हैं। और लड़ाई के दौरान ही अकाजा सोचने लगता है, पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक से इसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली। लेकिन कुछ ही देर में अकाजा भी ग्यू की स्पीड को मैच कर लेता है। और इस सब के चलते तांजीरो अब सोचने लगता है, अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो हम लोग मुजान को कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आखिर इस अकाजा का हर एक अटैक इतना ज्यादा एक्यूरेट कैसे है? अकाजा लड़ाई के दौरान हर समय फाइटिंग स्पिरिट की बात किया करता है। आखिर ये फाइटिंग स्पिरिट है क्या चीज? और तभी तांजीरो को एक पुरानी बात याद आने लगती है जब वो इनोसुके के साथ था, जहाँ पर इनोसुके उसे बताने लगता है, तांजीरो, लड़ाई के दौरान जब भी मुझे कोई मारने की कोशिश करता है तो मुझे पहले से ही मालूम चल जाता है। यानी कि जब भी मैं उस डायरेक्शन में नहीं देख रहा हूँ जहाँ से मुझ पर अटैक हो रहा है, तब भी मुझे उस अटैक के बारे में मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा आ जाए जो मुझे मारने का इरादा नहीं रखता तो मैं उसे नोटिस ही नहीं कर पाऊंगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि अगर मैं अपने दुश्मन के पास बिना शत्रुता की भावना के साथ जाऊँ। जिसके चलते तांजीरो कहने लगता है, बिना शत्रुता की भावना के तो किसी भी डीमन को मारना नामुमकिन है। बिना दुश्मनी का वार दुश्मन की गर्दन ही नहीं काट पाएगा। और प्रेजेंट टाइम के अंदर तांजीरो सोचने लगता है, जैसे मैं स्मेल की मदद से दुश्मन का अटैक प्रेडिक्ट करता हूँ, वैसे ही अकाजा अपनी फाइटिंग स्पिरिट के साथ दुश्मन का अटैक प्रेडिक्ट कर लेता है। ग्यू और अकाजा यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे और अचानक से तांजीरो भी उन लोगों के बीच में ही कूद जाता है। तांजीरो यहाँ पर अकाजा के गले पर वार करने लगता है, लेकिन अकाजा उसकी तलवार ही पकड़ लेता है और अचानक से तांजीरो को उसकी तलवार के साथ ही काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। अकाजा अब तांजीरो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर ग्यू आ जाता है और अकाजा और ग्यू की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, जिसके चलते अब तांजीरो फिर से अकाजा की बातें ही दोहराने लगता है। जिसके चलते तांजीरो अपने पिता के साथ हुआ एक किस्सा याद करने लगता है। तांजीरो के पिता एकदम शांत स्वभाव के थे और तांजीरो अपने डैड से पूछने लगता है, डैड, आखिर आप हिनोका नी कागुरा का डांस करते वक्त क्या सोचते हैं? और तांजीरो ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसके डैड की तबीयत खराब थी और अपने डैड के बदले हिनोका नी कागुरा का डांस वो खुद करना चाहता था। लेकिन तांजीरो के डैड उससे मना कर देते हैं क्योंकि तांजीरो काफी ज्यादा छोटा था और हिनोका नी कागुरा के अंदर 12 स्टेप्स को 1000 बार परफॉर्म करना होता है। जिसके चलते तांजीरो के डैड उसे सब कुछ बताते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और हिनोका नी कागुरा को सीखने के लिए जरूरी था। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप दुश्मन के अटैक को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हो। तांजीरो के डैड के मरने से पहले एक भालू ने उनके आसपास की जगह पर हमला कर दिया था और एक रात उस भालू ने तांजीरो के पड़ोसी पर भी अटैक कर दिया था, जिस वजह से तांजीरो और उसके डैड उस भालू को कुल्हाड़ी से मारने के लिए जाते हैं। तांजीरो जैसे ही उस भालू को देखता है तो उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है। साथ ही उसके डैड भी उस बीमारी की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, लेकिन तांजीरो के डैड उस भालू को पलक झपकते ही मार डालते हैं। जिसके चलते वो तांजीरो से पूछने लगते हैं, क्या तुमने वो चीज देखी जो मैंने वहाँ पर करी? तांजीरो को उस दिन उसके डैड की बात समझ नहीं आई, लेकिन अब तांजीरो समझ चुका था कि उसके डैड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की बात कर रहे थे। जिसके चलते अब तांजीरो सोचने लगता है, जब अकाजा ने मेरे ऊपर कुछ देर पहले अटैक किया तो मैं ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के अंदर चला गया था और उस समय पर मेरी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी और ये चीज कुछ वैसी ही थी जब मैंने हान टेंगू के शरीर के अंदर देखा था। और तभी यहाँ पर तांजीरो नोटिस करता है कि ग्यू और अकाजा की लड़ाई के अंदर ग्यू हार रहा था और यहाँ पर ग्यू भी मन में सोचने लगता है,
अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। लेकिन फिर भी ग्यू अकाजा से ही लड़ते रहता है और यहाँ पर तांजीरो भी इन दोनों की लड़ाई को काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा था। लेकिन अब अकाजा ग्यू की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे बीच में से ही तोड़ देता है और अकाजा यहाँ पर ग्यू को एक मुक्का मारने के साथ ही जान से मारने ही वाला था। लेकिन अचानक से अकाजा नोटिस करता है कि उसका हाथ बीच में से ही किसी ने काट दिया है और ये काम तांजीरो ने किया था। और ग्यू भी अब तांजीरो को देख सोचने लगता है, तांजीरो क्या ये तुम हो? तुम तो सचमुच में काफी ज्यादा बदल चुके हो। और तांजीरो का चेहरा, उसके बाल और उसकी ब्रीदिंग फॉर्म सब कुछ चेंज हो चुकी थी। और तांजीरो को ऐसे देख अकाजा भी मन में सोचने लगता है, तांजीरो इस लड़ाई के दौरान तुम ही मेरे लिए सबसे बड़े खतरे हो। जिसके चलते अकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ की फाइनल फॉर्म का यूज करता है और अब वो पूरा रूम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और ग्यू भी यहाँ पर उस अटैक को नहीं रोक पाया था। जिसके चलते अकाजा अब ग्यू से कहने लगता है, तांजीरो और रेनगोकू की तरह मत मरो बल्कि एक डीमन बन जाओ। लेकिन तांजीरो अभी तक नहीं मरा था बल्कि वो तो अकाजा के पीछे ही खड़ा हुआ था। और ग्यू भी ये चीज देख सोचने लगता है, शायद अकाजा ने अभी तक तांजीरो को नोटिस नहीं किया। लेकिन तभी अकाजा की नजर तांजीरो पर जाती है और तांजीरो उससे कहने लगता है, मैं तेरा गला अलग कर दूंगा। जिसके चलते इन दोनों के बीच में फिर से घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई के दौरान अकाजा ये सोचने लगता है, आखिर मैं इसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपास इसके हर अटैक को डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन जैसे ही अकाजा अपनी इस टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो उसे मालूम चलता है कि तांजीरो के अंदर बिल्कुल भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। जिसके चलते उसका कंपास अटैक नीडल किसी काम का नहीं रहता। और अब तांजीरो यहाँ पर हिनोकानी कागुरा का सेकंड सन ट्रांसफॉर्मेशन अटैक करता है और अब तांजीरो फाइनली यहाँ पर अकाजा का सर धड़ से अलग कर देता है। तांजीरो ने यहाँ पर अकाजा का सर काट दिया था और यहाँ पर अकाजा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सर कट चुका है। जिसके चलते वो सोचने लगता है, मैं इस तरह से नहीं हार सकता। जिसके चलते वो अपना सर फिर से जोड़ने लगता है और ग्यू यहाँ पर देख लेता है कि अकाजा अपने सर को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। जिसके चलते ग्यू अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को उसकी तरफ दे मारता है और ग्यू ने निशाना सीधा अकाजा के सर में लगाया था। जिस वजह से अकाजा का सर ही नीचे गिर जाता है और उसका सर अचानक से गायब हो जाता है। जिसके चलते ग्यू और तांजीरो सोचने लगते हैं, हम लोगों ने फाइनली इसे हरा ही दिया। लेकिन अचानक से ये दोनों नोटिस करते हैं कि अकाजा की बॉडी हार मानने को तैयार ही नहीं थी और अकाजा कंपास नीडल का यूज करने के साथ ही अपने सर को फिर से रीजनरेट करने लगता है। और ये चीज देख ग्यू सोचने लगता है, ये फिर से अपनी ताकत बटोर रहा है। अगर ये हमारे इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी नहीं मरा तो हमें इसे सनलाइट में ले जाकर ही मारना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं है। और अचानक से अकाजा तांजीरो के ऊपर अटैक कर देता है और ग्यू वाटर ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म को यूज करने के साथ ही अकाजा के शरीर पर कट लगा देता है। लेकिन अकाजा ग्यू को घायल करने के साथ ही अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर लेता है और वो अब तांजीरो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ग्यू कहता है, मुझे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अगर तुम्हें तांजीरो को मारना है तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। और ये सुनने के साथ ही अकाजा की नजरों के सामने एक मार्शल आर्ट्स का टीचर आ जाता है। अकाजा को नहीं मालूम था कि आखिर ये कौन है, जिसके चलते वो ग्यू पर अटैक करने लगता है। लेकिन अचानक से एक लड़की अकाजा का हाथ पकड़ लेती है और वो लड़की अकाजा से कहने लगती है, आकू जी अब बहुत हो गया। और यहाँ पर ग्यू की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। लेकिन ग्यू अपने मन में सोचने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तांजीरो को बचाना ही होगा। मैं उसकी रक्षा वैसे ही करूंगा जैसे कि साबितो ने मेरी करी थी। और वो लड़की अकाजा से कहने लगती है, इन सभी लोगों को छोड़ दो और इस सबको खत्म करो। लेकिन तभी अकाजा कहने लगता है, मेरे रास्ते में टांग अड़ाना बंद करो, मुझे ताकतवर बनना है। और वो लड़की कहने लगती है, आखिर तुम्हें लोगों को मारकर ताकतवर क्यों बनना है। और इसी चीज के चलते हम लोगों को अकाजा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। अकाजा काफी ज्यादा गरीब था और उसके पिता काफी ज्यादा बीमार रहा करते थे और अकाजा अपने पिता की मेडिसिन के लिए चोरी किया करता था। कभी वो पकड़ा जाता और कभी वो सक्सेसफुल रहता। लेकिन एक दिन अकाजा को पकड़ लिया गया और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उस जगह पर अकाजा को पीटा गया और उसके हाथों पर भी लाइनिंग बना दी गई। अकाजा के हाथों पर 3 लाइन ऑलरेडी बन चुकी थी। जिसके चलते मजिस्ट्रेट कहने लगते हैं, अगर तुमने अब चोरी करी तो तुम्हारे हाथ ही काट दिए जाएंगे। ये सुनने के साथ ही अकाजा कहने लगता है, अगर तुम लोग मेरे हाथ काट दोगे तो मैं पैरों से चोरी किया करूंगा। जिसके चलते वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर एक छोटा बच्चा ऐसी बात कैसे कर सकता है। जिसके चलते वो सभी लोग अकाजा को एक डीमन का बच्चा कहते हैं। लेकिन ये चीज सुनने के साथ ही अकाजा को कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें बताया जाता है कि जब अकाजा पैदा हुआ था तो उसके दांत डीमन जैसे थे। और ये बात हजारों बार सुनने के बाद अकाजा को अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसके चलते अब अकाजा अपने घर जाने लगता है और वहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसके पिता ने खुदकुशी कर ली थी और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि अकाजा चोरी किया करता था। अकाजा के पिता नहीं चाहते थे कि वो अब चोरी करे बल्कि अब से वो एक सिंपल सी लाइफ जिए। और ये बात अकाजा को उनके आखिरी लेटर से मालूम चलती है। अकाजा अपने पिता की मौत से काफी ज्यादा गुस्सा था और उसके गांव में मारने के लिए उसे काफी सारे लोग आते हैं। लेकिन अकाजा उन सभी लोगों को जान से मार देता है। लेकिन तभी उस जगह पर एक आदमी आ जाता है जो कि अकाजा को ही बचाने आ रहा था। दरअसल में इस आदमी को खबर मिली थी कि 6 लोग एक बच्चे को मारने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसे मालूम चलता है कि अकाजा ने ही 6 लोगों को मार दिया तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाता है। जिसके चलते वो आदमी अकाजा से कहने लगता है,
क्या तुम मेरा डोजो ज्वाइन करोगे, क्योंकि मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं है। लेकिन आकाजा काफी ज्यादा गुस्सा था और वो उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आकाजा को नहीं मालूम था कि वो आदमी एक मार्शल आर्ट टीचर है, जिसके चलते वो टीचर आकाजा को ही मार मार कर बेहोश कर देता है। और अब जैसे ही आकाजा की आंख खुलती है तो उसे मालूम चलता है कि वो उस आदमी के डोजो के अंदर है, जिसके चलते वो आदमी कहने लगता है, मेरा नाम कीजो है और मेरी बेटी काफी ज्यादा बीमार रहा करती है। मैं तुम्हें इस जगह पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम उसका ध्यान रख सको और मैं तुम्हें मार्शल आर्ट भी सिखा दूंगा। तुम जैसे बच्चे में मार्शल आर्ट सीखने का काफी ज्यादा पोटेंशियल है। खैर, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो हमारी बेटी को अपनी ही आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। जिसके चलते आकाजा कहने लगता है, क्या तुम मेरे जैसे क्रिमिनल को यहाँ रखना चाहते हो? जिस पर वो टीचर कहने लगता है, मैंने तुम्हें वैसे भी हरा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके चलते वो टीचर आकाजा को अपनी बेटी से मिलवाता है। और प्रेजेंट टाइम में आकाजा को ये सभी मेमोरीज वर्थलेस लग रही थी। कुछ समय तक ट्रेनिंग करने के साथ ही आकाजा उस एनवायरनमेंट के अंदर घुल सा चुका था। और ये डोजो दरअसल में आकाजा के टीचर को एक बूढ़े आदमी ने दिया था, क्योंकि उसके टीचर ने एक बूढ़े आदमी को कुछ गुंडों से बचाया था। और उस गाँव के काफी सारे लोग भी उस डोजो को पाना चाहते थे। साथ ही वो लोग भी अपना डोजो चलाया करते थे, लेकिन वो लोग आकाजा के टीचर से आकर नहीं लड़ पाते, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन वो गांव के बाकी के लोगों को डरा कर रखते ताकि वो उस टीचर का डोजो ज्वाइन ना करे। और करीब 3 साल के अंदर आकाजा 18 साल का हो चुका था। साथ ही उसके टीचर कीजो की बेटी भी अब ठीक हो चुकी थी। और एक दिन वो आकाजा को बुलाकर कहता है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। और कीजो के इस फैसले से आकाजा और उसकी बेटी दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके चलते अब शाम के समय आकाजा अपने पिता की कब्र पर जाता है और अपने पिता से कहने लगता है, मैं अब एक काफी ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन घर लौटने के साथ ही आकाजा को मालूम चलता है, दूसरे डोजो वालों ने इनके वेल के अंदर काफी ज्यादा अजीब चीज मिला दी थी, जिसके चलते आकाजा के टीचर और उसकी बेटी की मौत हो जाती है। और ये चीज दूसरे डोजो वालों ने इसलिए करी थी क्योंकि वो आकाजा और उसके टीचर को कभी अकेले नहीं हरा पाते। और अब आकाजा का दिमाग यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होने लगता है। आकाजा कीजो और उसकी बेटी से काफी ज्यादा प्यार किया करता था और अब आकाजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जिसके चलते आकाजा अब दूसरे डोजो वालों के पास जाता है और अकेले ही उन सभी को चुन चुन कर खत्म कर देता है। आकाजा ने उनके डोजो के अंदर काफी ज्यादा कोहराम मचा दिया था। उस जगह पर एक मेड आया करती थी और आकाजा की तबाही देखने के साथ ही वो भी पागल हो जाती है। और कुछ ही समय के अंदर मुजान तक भी ये न्यूज पहुंच जाती है कि एक अकेले आदमी ने काफी सारे लोगों को खत्म कर दिया। जिसके चलते मुजान आकाजा के पास जाता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम डीमन बनना चाहोगे? इससे तुम्हें इटर्नल लाइफ मिलेगी। और आकाजा भी मुजान की बात मान लेता है, क्योंकि अब उसके पास जीने का कोई पर्पस नहीं था। और आकाजा उन दोनों की मेमोरी को भुलाने के साथ ही अब डीमन बन चुका था। और अचानक से प्रेजेंट टाइम के अंदर आकाजा सोचने लगता है, ये इंसान काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पर तांजीरो को भी होश आ चुका था और वो सोचने लगता है, आकाजा फिर से अपने सर को रीजनरेट कर रहा है, मुझे इसे रोकना ही होगा। जिसके चलते तांजीरो आकाजा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और आकाजा भी यहाँ पर वार करने को तैयार था, लेकिन वार करने के साथ ही तांजीरो की तलवार हवा में उड़ जाती है। लेकिन तांजीरो नहीं रुकता और आकाजा को एक पंच मार देता है। लेकिन इस सब का आकाजा पर कोई असर नहीं होता। लेकिन आकाजा मन में सोचने लगता है, ऐसा ही मौका मेरे मास्टर ने मेरे सर पर किया था। और तांजीरो भी मन में सोचने लगता है, ऐसे ही इसने अटैक रैनगोकू पर किया था। जिसके चलते तांजीरो ग्यू को पीछे हटा लेता है और आकाजा अपना वो वाला अटैक कर देता है। लेकिन अचानक से तांजीरो नोटिस करता है कि आकाजा ने वो अटैक अपने ही ऊपर कर लिया। लेकिन आकाजा की बॉडी फिर से रीजनरेट हो रही थी। जिसके चलते आकाजा अपने मन में सोचने लगता है, इस सब का कोई फायदा नहीं, मैं हार चुका हूँ। और वो अपने शरीर को रीजनरेट होने से बंद कर देता है। जिसके चलते तांजीरो मन में सोचने लगता है, आखिर इसने ऐसा क्यों किया? मुझे तो इसके मन के अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग महसूस हो रही है। और आकाजा को अपने सामने उसके मास्टर और उसकी बेटी दिख रही थी और आकाजा उन दोनों से ही माफी मांगने लगता है। लेकिन अचानक से आकाजा के सामने मुजान आ जाता है और मुजान कहता है, ये आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ताकतवर नहीं बनना? लेकिन तभी वहाँ पर उस टीचर की बेटी आ जाती है, जो कि आकाजा का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है, हाकू जी अब बस बहुत हो गया, इस सबको बंद करो। आकाजा भी उसकी ये बात मान लेता है और ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और तांजीरो के सामने आकाजा की बॉडी राख बनकर उड़ जाती है। और फाइनली तांजीरो और ग्यू यहाँ पर राहत की सांस लेते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान तांजीरो की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और वो बेहोश होने के साथ ही जमीन पर नीचे गिर जाता है। और सभी कासुका की क्रोज भी पूरे इन्फिनिटी कैसल के अंदर आकाजा की मौत की खबर पहुंचा देते हैं। और जैसे ही कुकुशिबु को ये बात मालूम चलती है कि आकाजा खत्म हो चुका है, तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करने लगता है। इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तांजीरो ने फाइनली आकाजा से रेनगोकू का बदला ले लिया। लेकिन अभी तक तो सिर्फ एक ही अपर मून खत्म हुआ है और काफी जल्दी हम लोगों को अपर मून 1 कुकुशिबु और ग्योमी की लड़ाई देखने को मिलने वाली है। तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। और आखिर आप लोगों को आकाजा का अंत कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तो अब मिलते हैं इसी तरह